सभी दर्शकों को नमस्कार। फेडरल देश में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में चल रहे भारत और न्यूजीलैंड के मैच की। भारत की पारी समाप्त हो चुकी है और 249 रन भारत ने बनाए हैं। दुबई में ये मैच हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि दुबई में जो मैदान है वहां पर जो क्रिकेट के जानकार हैं उनकी राय है कि 250 रन का टारगेट समझ सकते हैं कि दुबई उसको अचीव करना एक अच्छा खासा टफ काम साबित हो सकता है दुबई में। लेकिन साथ ही साथ दुबई के इस स्टेडियम में अभी तक जो मैच हुए हैं उसमें जो चेजिंग टीम है उसकी जीत के चांसेस भी सबसे ज्यादा रहे हैं। तो आज देखते हैं कि अब न्यूजीलैंड जब बल्लेबाजी करने उतरती है तो 250 रन बना पाती है या नहीं। क्या इस मैच में भारत जीतता है या न्यूजीलैंड जीतता है, किसकी होगी जीत? क्योंकि ये दोनों ही टीम एक ही ग्रुप से हैं, ग्रुप ए की ये दोनों टीमें हैं और दोनों ही पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। आज ये अंतिम लीग मैच है और इस मैच में जो भी जीतेगा वो सिर्फ ग्रुप ए में ही ऊपर नीचे यानी कि ऊपर नीचे के क्रम में आएगा इस जीत के बाद। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि भारत की जीत अगर होती है तो उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा सेमीफाइनल में, और यहाँ पर अगर न्यूजीलैंड की जीत होती है तो फिर भारत का मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ होगा। इसलिए कई जो खेल के जानकार हैं उनका ऐसा मानना है, उनका ऐसा कहना है कि अगर भारत इस मैच में हारता है तो वो उसके लिए लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन टीम के मुकाबले थोड़ी कमजोर है और शायद सेमीफाइनल में भारत को अगर दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलना होता है तो भारत की जो जीत है वो आसान हो जाएगी मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी ललित राय। उनसे भी बात करते हैं। ललित, आज का जो भारतीय पारी रही है उसको आपने देखा होगा, तो कैसा लगा? क्योंकि आप देखेंगे शुरुआत में ही जो पावर प्ले होता है उसी में इंडिया के जो 3 इंपॉर्टेंट विकेट थे वो गिर गए। हालांकि जो मध्य क्रम रहा बल्लेबाजी का उसने कहीं ना कहीं बल्लेबाजी को काफी संभाला, टीम को भी संभाला, और उसी का परिणाम है जो इंडिया का जो स्कोर रहा वो 249 यानी एक सम्मानजनक स्कोर पर इंडिया पहुंच चुकी है। आप इसमें क्या कहें? सही कह रहे हैं अभिषेक। सबसे बड़ी चीज है कि आज ये जो लीग का तीसरा मैच हो रहा है, एक तरीके से औपचारिक इस तरीके से ये है कि दोनों टीमें सेमीफाइनल में जगह बना चुकी हैं। अब क्या है कि मुख्य तौर पे लड़ाई ये है कि सेमीफाइनल में जो ग्रुप बी की टीम है, जिसमें आपका साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है, उसमें किससे मुकाबला होगा। तो इसमें एक इक्वेशन ये बन रहा है कि जो इस लीग मैच में जो विजेता होगा, इस मैच में जो विजेता होगा उसकी भिड़ंत ऑस्ट्रेलिया से होगी। ठीक है। तो निश्चित तौर पे अगर भारत जीता है तो भारत की भिड़ंत ऑस्ट्रेलिया से होगी, अगर न्यूजीलैंड भिड़ता है तो न्यूजीलैंड की भिड़ंत ऑस्ट्रेलिया से होगी। मैच के शुरू होने के पहले तक इस तरह की तमाम तरह की मतलब जो क्रिकेट के जो जानकार हैं वो इसी तरह की थ्योरी को पेश कर रहे थे कि भारत अगर इस मैच को हारता है तो भारत के लिए फायदा ये है कि सेमीफाइनल में उसका मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। ठीक है। क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच की आप देखें, स्ट्रेंथ देखें, तो निश्चित तौर पे साउथ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे है, और हाल ही में जो इंडिया का एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया में रहा है वो भी बहुत अच्छा नहीं रहा। तो निश्चित तौर पे ये हो सकता है कि इस चीज को दिमाग में रख करके जानकार कह रहे हो कि भाई ठीक है, बेहतर है कि अगर टीम इंडिया हारती भी है तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सेमीफाइनल में तो पहुंच गए हैं। अब आइए मैच पे। अब न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और टॉस जीत करके बल्लेबाजी करने का मौका इंडिया को दे दिया। अब ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड की भी उठा करके देखे, जो कि दुबई का जो रिकॉर्ड रहा है स्टेडियम का, कि जो सेकंड पारी में जो जिन टीमों ने मैच खेला है उनके नाम विजय रही है। ठीक है। तो खैर, गेम में इस तरह के खेल में इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं रहता है, कि वो कोई टुटके का मतलब नहीं होता है। लेकिन ये तो बात साफ है कि जिस तरीके से पावर प्ले में भारत के 3 विकेट मतलब गिर गए, आपके बताइए कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये 3 दिग्गज बल्लेबाज जो कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे दूसरे बड़े मैच में जो पाकिस्तान के साथ हुआ, अच्छा प्रदर्शन इन लोगों का था। उसके बाद ये इन लोगों का हारना कहीं ना कहीं, अब ये हो सकता है कि फैंस को भी लगे कि मे भी हो सकता है कि जानबूझ करके जो इन्होंने बहुत ही मन के साथ ना खेला हो। लेकिन क्रिकेट में ऐसी कोई बात नहीं होती, कोई टीम हारने के लिए नहीं खेलती है। क्रिकेट में तो यही है कि जुझारूपन हमेशा पहली गेंद से लेकर के अंतिम गेंद तक, और बैट्समैन हर सूरत में ये चाहता है कि वो सेफली खेलते हुए
ज्यादा से ज्यादा स्कोर जो है टीम के लिए दे सके। यहाँ पे विराट कोहली की अगर बात करिए तो विराट कोहली के लिए तो और मतलब बेहतर मौका था कि 300वां वनडे वो खेलने जा रहे थे, और 300वां वनडे में फैंस भी मतलब उनसे एक्सपेक्ट करते रहे होंगे कि ये कम से कम शतक ठोकेंगे, लेकिन ये कि महज 11 रन का ही स्कोर बना करके 2 चौके की मदद से वो पैवेलियन चले गए। तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि जो मध्यक्रम रहा वो पूरी टीम को संभालने में कामयाब रहा। उसमें अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर और हार्दिक, इन तीनों की जोड़ी ने, तिकड़ी आप कह लीजिए, कि टीम इंडिया को 249 के स्कोर पर, एक सम्मानजनक स्कोर है जिसको चेस करना इतना आसान न्यूजीलैंड के लिए भी नहीं है। लेकिन ये है कि कुल मिला करके ये है कि असली लड़ाई यही है कि सेमीफाइनल में उस टीम से मतलब मुकाबला ना हो जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम और हर परिस्थिति में जीतने की मादा रखती है। तो कहीं ना कहीं आप इसको एक तरीके से मान सकते हैं कि जो फैंस और उसके बाद जो एक्सपर्ट्स भी इस बात को कह रहे थे कि ठीक है, टीम इंडिया अगर लूज भी कर जाती है तो कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। और जैसा कि पूरे मैच को अगर आप देखिए तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब अगर तीन ऊपर के टॉप शीर्ष क्रम के बल्लेबाज, टॉपर बल्लेबाज, अगर वो पैवेलियन बहुत ही कम नंबर, कम रन के साथ बना करके वापस जाते हैं तो एक लगता है कि मे भी उन्होंने कैजुअली लिया होगा। अच्छा, यहाँ पे ललित ये भी देखेंगे कि जो न्यूजीलैंड की बॉलिंग रही वो भी काफी सदी हुई रही, और इसी का कारण भी है कि इंडिया के जो बैट्समैन थे, खास तौर पे जो ओपनर बैट्समैन हैं या जो टॉप सलामी बल्लेबाज होते हैं, वो इतना अच्छा नहीं कर पाए। हालांकि उन्हीं बॉलर्स ने, जो मध्यक्रम के बल्लेबाज हैं, उनको बॉल करी और उन लोगों ने पारी को संभाला। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि इंडियन टीम में अगर हम बॉलर्स की बात करें, खास तौर पे जो फास्ट बॉलर हैं, तो उसमें जो जसप्रीत बुमराह है, उनकी कमी कहीं ना कहीं शायद आज हमें खलेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन हैं वो भी काफी अच्छे बैट्समैन हैं, खासतौर पे पेसर्स को लेकर अगर हम बात करें। और पेसर्स में अभी शमी जैसे खेल रहे हैं, अभी लास्ट में जब उनके कंधे पे ही बॉल लगी है, हालांकि शायद ऐसा नहीं है कि वो चोट बहुत गंभीर होगी, फिर भी कहीं ऐसा ना हो कि उस वजह से भी कोई बॉलिंग पे, उनकी जो बॉलिंग है उस पर कोई असर पड़े। आप इसमें क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे देखिए, जसप्रीत बुमराह बेहतरीन मतलब बॉलर हैं, तो निश्चित तौर पे क्या है कि उनकी कमी तो अखरेगी ही अखरेगी। लेकिन आप देखेंगे कि हिंदुस्तानी टीम की एक सबसे बड़ी खासियत है कि किसी भी समय जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है वो तो अपना रहता है, कभी कभी लड़खड़ाहट होती है, लेकिन ये कि कोई ना कोई जो प्लेयर होता है वो टीम को संभाल लेता है। अगर अभी की बात करिए जो बैटिंग के सेंस में देखिए, तो टॉप के पावर प्ले में 3 विकेट का चला जाना, और उसके बाद जो है न्यूजीलैंड के उठसी बॉलर्स को जो है बहुत बेहतर तरीके से हार्दिक ने भी खेला, अक्षर ने भी खेला, और उसके बाद श्रेयस अय्यर ने भी खेला। तो निश्चित तौर पे आप ये कह सकते हैं कि भारत की टीम, उसके सारे चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो, वो कमी को पूरी कर देते हैं। वो किस समय कौन बेहतर प्रदर्शन कर जाएगा उसके बारे में प्रेडिक्ट करना भी बहुत आसान नहीं होता है। तो जसप्रीत बुमराह की कमी तो खलेगी, लेकिन हमारे पास जो बेहतर स्पिनर्स हैं, जैसे अब देखिए कि हर्षित राणा की जगह पे मतलब वरुण चक्रवर्ती को जगह दी गई है, जिनको क्या है कि वो स्पिन की भी अच्छी समझ है और उसके बाद फास्ट बॉलिंग भी करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि एक बेहतर एक्सपेरिमेंट भी किया गया है कि उसमें क्या टीम किस तरीके से परफॉर्म कर पाती है। और निश्चित तौर पे 249 का जो स्कोर है तो वो कम नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर पीछे वाले मैच को देखें पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरीके से भारत ने खेला था बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, तो वो शानदार प्रदर्शन एक बार फिर हम लोगों को दुबई के इस स्टेडियम में देखने को मिलेगा जब टीम इंडिया बॉलिंग करेगी। एक चीज और मैं सुन रहा था, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे ही देश से हैं वो, उन्होंने कहीं ना कहीं ये एक सवाल भी उठाया था, उनका मैं ट्वीट देख रहा था, कि जिस तरीके से भारत ने सिर्फ और सिर्फ दुबई को ही चुना और दुबई में वो मैच खेलने हैं, सिक्योरिटी कंसर्न से उन्होंने पाकिस्तान में खेलने को मना करा। लेकिन उन्होंने ये सवाल उठाया था कि क्या ऐसे में अगर भारत ये ट्रॉफी जीतता है, तो क्या भारत को ये जस्टिफाई लगेगा, क्योंकि वो एक स्टेडियम में जिससे वो अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं, उसी में गेम को खेलते हुए वो अगर ट्रॉफी जीतते हैं, तो कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं न कहीं इंडियन टीम को प्रिविलेज मिला है आईसीसी की तरफ से? इस पे आप क्या कहेंगे? हालाँकि ये इस मैच से कंसर्न नहीं है सवाल का, लेकिन हाँ, ये पूरा इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से इस सवाल का कंसर्न है, और खुद हमारे ही देश के एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया, और उन्होंने ये भी लिखा कि हो सकता है इस सवाल के बाद मेरी ये देश प्रेम को लेकर फिर एक बार से कोई शब्द उँगली उठाएँ। लेकिन उन्होंने कहा टीम इंडिया जो बेहतर टीम है,
उसको खुद से क्या महसूस होगा, इसलिए मैंने ये सवाल उठाया। तो आप इस सवाल पे क्या कहें? देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात है ना कि किसी भी व्यक्ति को जो जानकार है, एक्सपर्ट्स है, या कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय पर अपने नजरिए को पेश कर सकता है। वो नकारात्मक हो, सकारात्मक हो, तटस्थ हो, वो अलग मुद्दा है। उसका क्रिटिसिज्म होगा, उसका एप्रिसिएशन होगा, वो अलग बात है। लेकिन क्या है कि पिच जो होती है किसी भी टीम की जीत या हार में, ऐसा नहीं होता है कि 100% रोल पिच ही अदा कर देती है। पिच जो है, नो डाउट पिच मैटर करती है, लेकिन ये कि अगर पिच, सपोज करिए कि स्पिनर्स के हिसाब से पिच बनाई गई है और स्पिनर्स बेहतर काम नहीं कर पाए, बैटिंग के लिहाज से पिच बनाई गई और बैट्समैन जो है वो बेहतर काम नहीं कर पाए, तो इसका मतलब है कि अल्टीमेटली जो कला आपकी है, जो बैट्समैन है वो कलात्मक तरीके से खेलता है, बॉलर जो है कलात्मक तरीके से अपनी बॉलिंग करता है, फील्डर्स जो होते हैं वो बॉल को जो है चौके और छक्के से जाने से रोकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि पिच जो होती है एक भूमिका तो निभाती है, लेकिन आप केवल पिच को ही सब कुछ कह दोगे कि प्लेयर्स की पूरी भूमिका को आप नेग्लेक्ट कर दोगे, तो ये सही नहीं होगा। और जहां तक दुबई के चयन का सवाल है, तो वो तो स्थिति यही थी कि भारत का कंसर्न बहुत ही साफ था कि अल्टीमेटली दुबई का चयन इसलिए ही किया गया कि नहीं, उसमें पाकिस्तान उनका की स्थिति ये था कहना कि दुबई के साथ-साथ यूएई में और भी 2-3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे स्टेडियम है। शारजाह हो गया जैसे, और भी 1-2 जगह हो गए। वहाँ पे भी उनका उनका कहना था कि ये जो सिर्फ़ एक ही मैदान पे जो भारत टीम खेल रही है, उसकी जगह उनको उन 2-3 मैदान का जो है इस्तेमाल करना चाहिए था। उन्होंने नहीं, शायद एक वो सवाल उठाया कि भारत को एक्स्ट्रा प्रिविलेज जो है दी जा रही है। एक्स्ट्रा प्रिविलेज जो है वही मैं अभिषेक कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए शारजाह की चाहे यूएई की आप बात करिए जो है, तो अल्टीमेटली जो क्लाइमेटिक जो कंडीशन वहाँ की है पूरे इलाके की सेम है, एक ही तरीके की है। ऐसा तो है नहीं कि शारजाह के यूएई में या दुबई के क्लाइमेटिक कंडीशन में फर्क है। जो सॉइल का जो हिसाब किताब है, जो सॉइल है, सॉइल का भी नेचर जो है ऑलमोस्ट जो है एक ही तरह का है इन पूरे तीनों जगहों पे। तो ये कहना जो है कि केवल दुबई में ही वो, हाँ ये हो सकता है कि भाई ठीक है, आप देखिए कि ग्रुप के मैच में जो लीग मैच है उसमें 3 ही मैच खेले जाने हैं। 3 मैच ही तो खेले जाने हैं, तीसरा मैच हो रहा है। और यदि भारत सेमीफाइनल में तो 1 मैच और खेला जाएगा, और अगर सेमीफाइनल पर फाइनल में पहुंचने का मौका मिलता है तो 1 और खेला जाएगा। तो ये केवल केवल और केवल ये कह देना जो है कि पिच ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जो है, ये पूरी तरीके से सही नहीं हो सकता है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन आप देखेंगे तो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो पूरे इलाके की एक जैसी है, और सॉइल का जो कैरेक्टर है वो एक जैसा है। अब सपोज करिए कि मान लीजिए कि पिच, अब तो ये तो बात हो गई कि भाई हर पिच जो है वहां पे इंडिया के हिसाब से बनाई जा रही है। ये कुछ एलएच करने वाली बात हो गई कि हर पिच जो है वो इंडिया के हिसाब से ही बनाई जा रही है। तो सवाल ये है कि आप, कोई भी स्वतंत्र व्यक्ति है, स्वतंत्र विचार है, उन विचार को आप अपने रख सकते हैं, अपने अलग नजरिए से पेश कर सकते हैं। लेकिन ये कि ये कहना जो है कि पिच ही केवल एक मेजर रोल प्ले करेगा, वो सही नहीं है। अल्टीमेटली बैट्समैन को अपनी बैटिंग का कौशल दिखाना होगा, बॉलर को अपने बॉलिंग का कौशल दिखाना होगा, और फील्डर्स को सचेत रहना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा चौवा या छक्का जो है जाने से, मतलब बाउंड्री पार गेंदों को रोक सके, तभी जाकर के एक टीम जो होती है वो विजयी टीम होती है। अदरवाइज केवल एक चीज से आप नहीं सोच सकते कि कोई टीम जो है विजय हासिल करेगी। अच्छा, इसमें आप अब ये बताएँ कि अब जैसे न्यूज़ीलैंड की टीम की बैटिंग शुरू होगी, और न्यूज़ीलैंड के पास भी काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं। तो किस तरीके से भारतीय बॉलरों को अब चुनौती मिलने वाली है? आप उसमें क्या देखते अभिषेक, इसके लिए थोड़ा आंकड़ों पे हमें जाना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में टोटल 118 ओडीआई हुए हैं, वनडे। और टोटल ओडीआई जो 118 है उसमें से 60 में इंडिया को जीत मिली है, 50 में न्यूजीलैंड को मिली है। 7 मैच जो है वो उसमें कोई नतीजा नहीं आया था, और एक जो है वो ड्रॉ हो गया था, कुछ बारिश वारिश की वजह से उसमें बाधा पड़ी थी, तो उसका अनिर्णित रहा। तो कहने का अर्थ है कि अगर आप डेटा के भी हिसाब से देखें तो भारत की टीम न्यूजीलैंड से भारी पड़ती है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें कि क्रिकेट एक ऐसा मतलब गेम है कि आप आज अच्छा खेले हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 2-4 दिन के बाद जो होने वाला मैच है उसमें उतनी बेहतर तरीके से आप परफॉर्म करें। उसमें परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये कि अगर डेटा की बात करें तो जो आंकड़े हैं, आंकड़े इस मैच को भी अगर उठा के देख लें तो वो भारत के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं, और नतीजा तो 3 घंटे 4 घंटे के बाद पता पता चल जाएगा कि इसका नतीजा किसके फेवर में गया है। अच्छा, हम अब एक बार फिर से शुरुआत पे आते हैं, वही जिससे हमने शुरुआत भी करी है कि क्या भारत
खुद ये चाहेगा कि आज के मैच को वो लूज कर जाए? नहीं, ये तो कोई नहीं चाहेगा। ये भावना रख करके आप सोचिए जो है कि हम कहीं एग्जाम देने के लिए जाते हैं और उसके बाद ये सोच के चले कि नहीं हमको फेल हो जाना है, तो ये चीज तो मतलब हो ही नहीं सकती है। ठीक है, आप एक मैच इंडिया से लड़ना है नहीं, उससे बचने के लिए आप इसको लूज भी कर जाते हो, तो कल को जब आपका ये पूरा डेटा निकाला जाएगा तो डेटा में तो होगा ना कि भाई आप एक मैच आईसीसी का जो आप हार गए थे। तो कोई भी टीम जो है हारने के इरादे से कोई टीम नहीं खेलती है, कभी नहीं खेलती है। अब चूंकि ऐसी परिस्थिति बनी है, ऐसा ऐसा माहौल बना हुआ है कि लोगों को ऐसा लगता है कि बेटर है कि इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की जगह पे साउथ अफ्रीका से हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ अगर ये मैच खेलते हैं तो निश्चित तौर पे इनकी फाइनल में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और लोगों को शायद ये भी डर हो कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने भारत ऑस्ट्रेलिया का जो प्रदर्शन रहा और ऑस्ट्रेलिया पर पड़ी थी, अगर कहीं वैसा हो गया तो मुश्किल हो सकता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि वह ऑस्ट्रेलिया अपनी जमीन पर मैच खेल रही थी और ऑस्ट्रेलिया अपनी जमीन पर बेहतर परफॉर्म करती ही करती है। जब ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया आती है तो निश्चित तौर पे ऑस्ट्रेलियंस को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये केवल आप मजाक के तौर पे ले सकते हैं कि भारतीय टीम हारना चाहेगी या उसने जो बैटिंग की वह हारने की नीयत से की। अगर ऐसा रहा होता जो है तो 249 का स्कोर भी क्यों खड़ा करते जो है, 249 का स्कोर जो है भी खड़ा क्यों करते, वो 150 पौने 200 200 में उसको समेट देते। लेकिन हमारी वही मतलब जो मध्यक्रम है उन्होंने बहुत बेहतर खेला। न्यूजीलैंड के जिन बॉलर्स को कामयाबी शुरुआत पावर प्ले में मिला वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव जाकर के बीच के स्पेल में नहीं रहे। तो ये कहना गलत होगा जो है कि कोई टीम या इंडियन टीम वो हार के इरादे से खेलेगी। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखिए कि जो न्यूजीलैंड का बैटिंग ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे तो केन विलियमसन है, वो काफी बेहतर बल्लेबाज हैं। और उसके बाद डेविन कॉनवे आते हैं। तो इस तरीके के जो उनके बैट्समैन हैं उसमें किस तरीके से भारतीय गेंदबाजों को चुनौती आपको दिख रही है, मिलने वाली है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंडियन बॉलिंग है, हम उनकी बात करें, आज शायद तीन स्पिनर्स को इंडिया खिला रहा है अपने साथ। और जो पेसर हैं, मैं मुख्यतः पेसर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे बुमराह के ना होने की वजह से जो अन्य पेसर हैं जैसे मोहम्मद शमी है, तो उनके ऊपर उसका बर्डन ज़्यादा है। तो उनके लिए क्या चुनौती आप देख रहे हैं? देखिए मोहम्मद शमी भी फुल टाइम बॉलर रहे हैं और मोहम्मद शमी जो है बहुत बेहतर अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं, ठीक है। तो जसप्रीत बुमराह, ये बात है कि बुमराह को कामयाबी हाल के दिनों में मिली, तो ये हो सकता है कि भाई बुमराह अगर रहते तो बात कुछ और होती। लेकिन ये कि इंडिया में जो पेसर और स्पिनर्स, खासतौर से जो न्यूजीलैंड की टीम में वो स्पिनर्स को खेलती जरूर है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से नहीं खेल पाती है। और ये बात सच है कि पावर प्ले में अगर न्यूजीलैंड की टीम बेहतर परफॉर्म करती है, उसके बैट्समैन बहुत बेहतर कर जाते हैं, तो निश्चित तौर पे चुनौती है। लेकिन जो दुबई की जो टीम वहां पे दुबई का जो स्टेडियम है, उस स्टेडियम जो पिच का मिजाज है, वो मिजाज जो है स्पिनर्स को मदद भी करता है। तो लिहाजा आप ये मान सकते हैं कि मामला इतना आसान नहीं रहने वाला है। अगर न्यूजीलैंड के बैट्समैन बेहतर करते भी हैं तो इतना ईजी नहीं है उनके लिए भी रन बनाना। तो कुल मिला करके है कि इंडियन जो बॉलर हैं, चाहे पेसर चाहे स्पिनर, वो शुरुआत से उनकी कोशिश रहेगी कि न्यूजीलैंड के बैट्समैन को बांध के रखे ताकि उनके बल्ले से पावर प्ले में मैक्सिमम रन ना निकल सके। पावर प्ले का तो एक एक एडवांटेज होता ही होता है और वो जी, न्यूजीलैंड के बैट्समैन चाहेंगे कि पावर प्ले का एडवांटेज वो अपने फेवर में लेकर के जाएं। मुझे लगता है कि शायद एक चीज़ पे और फ़ोकस करना रहेगा इंडियन टीम को, वो है फ़ील्डिंग, क्योंकि फ़ील्डिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी मैच में। कहावत भी है कि कैच इज़ विन मैचेज़। तो लास्ट टाइम भी जब हम इंडिया पाकिस्तान की भी बात करेंगे तो वो शायद पाकिस्तान के साथ जब मैच हो रहा था, तो 1-2 कैच जो है छूट गए थे इंडियन टीम से। वो गलती से बचना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी कोई गलती होती है और वही बल्लेबाज जिसको जीवनदान मिल जाता है फील्डिंग की गलती से, तो वो भाव बहुत भारी भी हो सकता है इंडियन टीम के लिए। आप क्या कहते हैं? एकदम अभिषेक, मैंने वही कहा कि टीम जो होती है वो सारे कॉम्बिनेशन के साथ जीतती है। आप केवल लोप साइडेड वन साइडेड परफॉर्म करके आप अपनी टीम को नहीं जिता सकते। जितनी भूमिका बैट्समैन की उतनी ही भूमिका बॉलर्स की और उतनी उससे भी बड़ी भूमिका जो है वो फील्डर्स की, जब बॉलिंग करने आप मैदान पे उतरते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि बॉलर्स बहुत बेहतर सधी हुई गेंदबाजी करता है और सधी गेंदबाजी में जिसके चांसेस 6 और 4 के नहीं है, और अगर फील्डर सही तरीके से गेंद को कलेक्ट नहीं करता है, थ्रो नहीं करता है,
और कैचेज़ को छोड़ देता है, तो निश्चित तौर पे ये किसी भी टीम के लिए घातक ही साबित होती है। लेकिन आप देखेंगे कि भारत की टीम अब उस तरह की नहीं है, फील्डिंग में वो जोश और जुनून जो है फील्डिंग में दिखता है। हाँ, कुछ कैचेज़ छूट जाते हैं जो नहीं छूटने चाहिए, उसकी वजह से टीम को खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन आप देखेंगे कि अब उसकी गुंजाइश बहुत ही कम है और सारे प्लेयर्स बहुत ही दम लगा करके और होता है ना कि एकदम निगाह जो होती है गेंद पर एकदम रहती है कि किसी भी तरीके से वो बाउंड्री के बाहर ना जाए। तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि जब मैच अभी शुरू होगा जो है तो बॉलर कैसा प्रदर्शन करते हैं और साथ-साथ जो है फील्डर्स जो है किस तरीके से उसको रिएक्ट करते हैं। तो हम भी अब जो है दर्शकों से विदा लेना चाहेंगे और अब देखते हैं कि अब न्यूज़ीलैंड जो है किस तरीके से अपनी बैटिंग करेगी और किस तरीके से जो इंडियन गेंदबाज हैं, वो क्या अपनी बॉलिंग में क्या रफ्तार रखेंगे और क्या धार रखेंगे, जिससे कि ये मैच जो है वो जीत पाएँ। क्योंकि अब मोहम्मद शमी ही इंडियन टीम के मुख्य बॉलर हैं, पेसिंग की बात करें और वही जो है बॉलिंग से शुरुआत करने जा रहे हैं कुछ ही देर में और अ, इस मैच का नतीजा आगे साबित करेगा कि भारतीय टीम का जो सेमीफाइनल मैच है, वो किसके साथ होने जा रहा है और फिर आगे की राह जो है भारतीय टीम के लिए कितनी आसान रहती है या फिर कितनी कठिन। तो मैं सभी दर्शकों से अपनी टीम की तरफ से इजाज़त चाहूँगा और देखते हैं कि अब आने वाले जो ये पारी है, इसमें भारतीय टीम को जीत मिलती है या फिर हार। तो फेडरल देश के सभी जो दर्शक हैं, उनसे नमस्कार और उनसे यही अपील करते हैं हम कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी उनका राय-मशवरा है, वो कमेंट बॉक्स में अब आप हमारे को दे सकते हैं, जिस पे हम और भी ज़्यादा काम करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू अभिषेक।